Principles of insurance. In this, first principle is at most good faith. At most good faith means there must be good faith among both the parties. Both parties means insurer and insured. Insurer and insured. और इंश्योरर और इंश्योर्ड कौन है, ये मैंने आपको बताया था. द पर्सन who is getting his insurance is insured, and the company who is doing the insurance, who is giving the assurance, is insurer. There must be good faith among them. That means they both disclose, they both must disclose all material fact related to policy to each other. इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं कुछ छुपाना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, और साथ ही साथ जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसको भी नहीं कुछ हाइड करना चाहिए. उसको हाइड नहीं करना चाहिए का मतलब, सपोज अ पर्सन इज हैविंग हार्ट ट्रबल, उसे पहले से ही कुछ ना कुछ हार्ट डिसीज है, एंड उसने इंश्योरेंस कंपनी को ये बात नहीं बताई कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, और उसने अपना इंश्योरेंस करा लिया. दिस इज रॉन्ग. और सपोज he died with a heart attack and the family member was asking for the insurance, that the insurance, because they have taken the health insurance, so insurance company, that is LIC, may refuse to pay insurance amount on ground of not disclosing the all facts. अगर वो कह सकती है कि आपने सारे फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए. अब आप कहोगे कि मैम अगर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता चला तो, कि पहले से थी. बेटा नहीं पता चला तो नहीं पता चला, लेकिन अगर पता चल गया कि आपने छुपाया था कुछ भी, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आप हो सकता है कि आपको रिफ्यूज कर दे, आपके फैमिली मेंबर है उनको इंश्योरेंस के पैसे को नहीं दे. तो दोनों पार्टी को, इंश्योरर को भी और इंश्योर्ड को भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है. और इसी तरीके से इंश्योरर को भी, मतलब LIC को भी ये बताना है कि ये वाली डिसीज कवर्ड है, ये कवर्ड नहीं है, या फिर ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी इंश्योरेंस में रहेगी. दे मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट जो कि रेलिवेंट है, किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड है, वो उनको डिस्क्लोज करने हैं. सेकेंड आपका प्रिंसिपल था इंश्योरेबल इंटरेस्ट का. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल सेंस में कहूं तो जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी पर्सन का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, वो आपसे रिलेटेड होने चाहिए. दैट यू मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस. सब्जेक्ट मैटर मीन्स जिसका भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, यू मस्ट हैव insurable interest in the subject matter of insurance. Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of insurance contract. अब सब्जेक्ट मैटर क्या, मान लो कि मैं कार का इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो कार मस्ट बी रिलेटेड टू मी. क्या मैं किसी और की कार का इंश्योरेंस करवा सकती हूँ बेटा? नहीं. हाँ, ये हो सकता है बेटा, या तो मैं उस कार की ओनर हूँ, या ट्रस्टी हूँ, या किसी ने मॉर्गेज की हो. मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ओनर ही हूँ. अगर मैं उसकी ट्रस्टी भी हूँ तब भी मेरा इंटरेस्ट है. अगर मैं किसी ने मेरे पास मॉर्गेज कराया है, मेरे पास होल्ड करवाया है, तब भी मैं उसके लिए क्या हूँ, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मैं करा सकती हूँ. तो किसी भी चीज का अगर मान लो इसमें से कुछ भी लॉस होता है इस कार का, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मेरे पर आएगा, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. तो ये कहते हैं कि आप जब भी पॉलिसी ले रहे हैं, आपका उस टाइम पर भी, और जिस समय पे आपने इंश्योरी, जब कब मॉर्गेज मतलब आपने मेच्योरिटी पर आपने मतलब
इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया है उस टाइम पर भी आपका उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब आपसे रिलेटेड होनी चाहिए, आपका उसके अंदर बेनिफिट या लॉस होना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी नहीं है। बेटा खुद ही बताओ, क्या मैं किसी अपने नेबर की कार का इंश्योरेंस करवा सकती हूँ कि नहीं? मैं उसकी कार का इंश्योरेंस करा रही हूँ, कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे कर देगी। इज इट पॉसिबल? नहीं। मैं किसी और के बच्चे का इंश्योरेंस करवा सकती हूँ? नहीं। भाई मैं किसका इंश्योरेंस करवा सकती हूँ? जो मेरे से रिलेटेड है। द थिंग्स आर रिलेटेड टू मी, अ पर्सन, दोज आर रिलेटेड टू मी। जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे से लिंक करते हैं, या जो चीजें मुझसे लिंक करती है, चाहे मैं उसकी ओनर हूँ, ट्रस्टी हूँ, या फिर मैं, मेरे पास वो मॉर्गेज है, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती। थर्ड आता है आपका इंडेमनिटी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब बता रही हूँ मैं, इसका न्यूमेरिकल आता है इंडेमनिटी का। देखो, नॉर्मली सारे जितने भी इंश्योरेंस हैं वो आपके इंडेमनिटी की प्रिंसिपल है, एलआईसी को छोड़ के, लाइफ इंश्योरेंस को। इंडेमनिटी की वैसे अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो क्षतिपूर्ति, जितना लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। लॉस नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइफ पर ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। आप कहोगे लॉस जितना होगा उतना पैसा मिलेगा, मतलब, लेकिन उसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, सपोज मैंने अपना स्टॉक इंश्योर करवाया, इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली 3 लाख रुपीज की, मतलब सम एश्योर्ड, प्रीमियम तो जाता होगा कम ही, कि अगर कुछ लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 3 लाख रुपीज तक पे करेगी। एंड द फायर अकर्ड इन माई गोडाउन, लॉस इनकर्ड, फर्स्ट सिचुएशन ₹2 लाख, सेकेंड सिचुएशन ₹4 लाख। 2 लाख रुपीज का लॉस हुआ सिर्फ, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना देगी? इंडेमनिटी कहती है ये सिर्फ लॉस को ही कंपनसेट करेगी जितना लॉस हुआ है। अगर आपका लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी से, मतलब सम एश्योर्ड वैल्यू से कम हुआ है तो आपको कम अमाउंट मिलेगी, और अगर आपका ज्यादा हुआ है तो आपको ये वाली अमाउंट मिलेगी। मतलब लॉस और इंश्योर्ड वैल्यू, विच एवर बी लेस, will be provided by insurance company। जितना लॉस हुआ और जितने का आपने इंश्योरेंस लिया था, इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसको एग्जांपल को देखते हैं। अगर हमने इंश्योरेंस लिया था बेटा 3 लाख रुपीज का, वी हैव टेकन द इंश्योरेंस ऑफ 3 लाख रुपीज एंड द लॉस इनकर्ड 2 लाख रुपीज, इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली 2 लाख रुपीज। We have taken insurance of 3 and loss occurred 4 lakh. Now company will pay only 3 lakh rupees. भाई क्योंकि हमने इंश्योरेंस तो 3 का लिया, मैक्सिमम अमाउंट तो 3 की है, तो 3 देगी। लॉस कम हुआ तो कम देगी, क्योंकि इंडेमनिटी कहती है कि जितना लॉस हुआ उस एक्सटेंट तक ही आपको इंश्योरेंस कम देगी। एक्सटेंट वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। एक्सटेंट का मतलब मैक्सिमम, या तो लॉस या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट, उससे ज्यादा का पे नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर लॉस हुआ ही नहीं, तो पूरे साल में कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा। नो अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बट ये वाला प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं आता। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस। भाई लाइफ पर ये क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा लाइफ की कोई वैल्यू सर्टेन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते
कि ये पर्सन की डेथ हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 करोड़ रुपीज थी और हमने इंश्योरेंस जो लिया हुआ है वो 5 करोड़ का लिया हुआ है, तो बस 1 करोड़ ही कंपनी देगी। लाइफ की वैल्यू कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वैल्यू आप कभी भी किसी की नहीं जज कर सकते। ये तो एक मतलब किसी का पर्सन अगर जा रहा है तो वो क्या कह सकते हो आप कितने वैल्यू होगी। इट इज नॉट possible to justify the value of a life of any person. So this principle cannot be applicable on life insurance. लाइफ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किस पे होगा, बाकी सारे हेल्थ पर हो जाएगा कि डिसीज कितने की कवर थी, और स्टॉक पर, एसेट्स पे, किसी पे भी हो जाएगा, बट लाइफ पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मस्ट बी क्लियर टू यू, इंडेमनिटी मीन्स that the insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him or her due to damage or destruction of property insured. सिर्फ जितने तक लॉस हुआ है उतना ही होगा। अगर लॉस आपका ज्यादा हो जाता है तब तो आपको सिर्फ टोटल वैल्यू यही मिलेगी, अगर लॉस कम होता है तो आपको जितना लॉस है वही मिलेगा। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा या फिर आप कह दीजिए प्रिंसिपल ऑफ अप्रोक्सीमेट कॉज, इसका मतलब है कि लॉस मस्ट बी अकर्ड ड्यू टू दैट फैक्ट फॉर विच यू हैव टेकन इंश्योरेंस। मतलब प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब जिस कॉज के लिए, जिस रीजन के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वही एक्चुअल रीजन होना चाहिए सबसे पहला एक लॉस को होने का। अगर वो रीजन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए लायबल नहीं होगी रिमोट कॉज के लिए। रिमोट कॉज मतलब, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि एक पर्सन ने इंश्योरेंस लिया था फायर का, कि अगर फायर अकर हो गई, फायर इंश्योरेंस लिया था उसने और स्टॉक लॉस हो गया, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे। व्हाट हैपन, वहां पर फैक्ट्री में मशीनरीज के हीट एक्सेसिव हो गया, वहां पर हीट एक्सेसिव होने की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, और जब गुड्स डिस्ट्रॉयड होना स्टार्ट हुई तो फिर फायर भी अकर हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस केस में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? तो आंसर है नो, क्योंकि जो एक्चुअल कॉज था वो हीट थी, फायर नहीं था। फायर तो रिमोट कॉज है जो हीट के बाद हुआ। द फर्स्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑफ गुड्स इज कॉज मस्ट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वही कॉज की वजह से आपकी गुड्स का लॉस हुआ है, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे। द नेक्स्ट, अब भी सब्जेक्ट है बट आई एम टेलिंग यू कंट्रीब्यूशन, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन, when a person takes insurance for the same thing for the more than two or company, more than one company, if insurance is taken from more than one company,
then contribution will be applicable. अगर आपने सब्जेक्ट मैटर के लिए, सब्जेक्ट मैटर एक ही, सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस चीज की आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, सेम कार का आपने इंश्योरेंस ले लिया है बजाज से और सेम कार का इंश्योरेंस आपने लिया कोटक का। अगर अब कार डिस्ट्रॉय हो गई तो कौन पैसा देगा? हु विल पे? कोटक महिंद्रा देगी या फिर आप एक कार है आपकी 7 लाख रुपीस की, आपने इंश्योरेंस दो कंपनी से ले लिया, कोटक से भी और बजाज से भी। 4 लाख का इससे ले लिया और 4 लाख का इससे इंश्योरेंस ले लिया। नाउ कार हैज स्टोलन, कार चोरी हो गई, हु विल पे? क्या दोनों 4 लाख रुपीस पे करेंगे एक कार के बदले, या फिर सिर्फ कोटक महिंद्रा करेगी या फिर बजाज करेंगे? कौन पे करेगा? तो इन्होंने बोला है कि सारी इंश्योरेंस कंपनी मिलके टोटल लॉस को बियर करेगी, मतलब टोटल लॉस मतलब जितना मैक्सिमम बियर कर सकती है इन देयर प्रोपोर्शन। दैट मींस दिस 7 लाख विल बी गिवन बाय कोटक एंड बजाज इन देयर रेशियो ऑफ देयर पॉलिसी। रेशियो फिलहाल 4:4, दैट इज 1:1 है, हाफ हाफ, यानी कि 7.5 लाख दे देगी कोटक और 7.5 लाख दे देगी बजाज। When more than one policy is taken to cover the same risk, then it is called double insurance. अगर आपने एक ही सब्जेक्ट मैटर का एक से ज्यादा रखी है, right? According to the principle of contribution, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, then all the insurer will contribute the amount. They will contribute the amount. One more example, if there is a subject matter by the name X, ये कोई चीज है, इसका इंश्योरेंस आपने एक कंपनी से लिया था 5 लाख रुपीस का और बी कंपनी से लिया था 3 लाख रुपीस का और लॉस हुआ है 4 लाख रुपीस का। हु विल पे? कौन पे करेगा? ए पे करेगा ये 4 लाख रुपीस या बी करेगा? या ए पूरा का पूरा 4 लाख दे सकता है तो ए दे देगा, या ये दोनों मिलकर दे देंगे, मतलब दोनों ही दे देंगे, 5 ए 3 ए? इज इट पॉसिबल? नहीं, पूरा लॉस तो नहीं कवर हो सकता। कितना होगा मैक्सिमम, कितना होगा? 4 लाख रुपीस, चाहे ये दे या ये दे। तो आपका क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि हमने एक कंपनी से ज्यादा इंश्योरेंस ज्यादा अमाउंट का ले रखा है तो बी किस लिए लिया है भाई? और आप सोचो, आप होशियार हो, आप दोनों कंपनी से ले लोगे, 5 इससे 3 इससे, 4 का लॉस हुआ और 8 लाख रुपीस आपने ले लिए, या 4 ले लिए आपने दोनों से। इज इट पॉसिबल? नो, the maximum amount you can cover only 4 lakh. And who will pay? The both company will pay in their ratio. The ratio in this situation is 5 lakh 3 lakh means 5/3, 5:3, sorry, 5:3. So a company will pay 4 lakh into 5/8 ratio में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा, this amount divided by total, and B company will pay 4 lakh into 3/8. ये अमाउंट आपकी इस रेशियो में ए और बी कॉम्पनसेट करेंगे। इज इट क्लियर? डबल इंश्योरेंस, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है बेटा। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने डबल इंश्योरेंस ले लिया, दैट मीन्स यू हैव कवर्ड more than one policy, you have taken more than one policy for the same subject matter, then the amount of loss will be the same, but who will pay? The both company या all the 3 companies, अगर 3 होती तो आप 3 में डिस्ट्रीब्यूट करते, पे इन देयर रेशियो ऑफ पॉलिसी, जो भी उनका रेशियो का पॉलिसी, यहाँ पर ए बी सी होते तो ए बी सी देते, बट द मैक्सिमम लॉस विल बी द सेम। मैक्सिमम लॉस यही है, आपको इतना ही अमाउंट मिलेगा, आप एक इंश्योरेंस कंपनी से लो, 2 से लो या 3 से लो, और सब कंपनीज मिलकर आपको देंगे, और वो भी किस रेशियो में? अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी अमाउंट, जो भी आपने पॉलिसी से ली है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन।
According to this principle, after the insured is compensated for the loss or damage of the property, insured, the right of ownership of such property passes to the insurer. ये क्या बात बोली है बेटा? आपने कार का इंश्योरेंस करवाया था, कार के पार्ट्स का, उसमें से कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया कि मेरा ये इंजन खराब हो गया, जबकि मैंने इसका इंश्योरेंस लिया था। इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी कार में न्यू इंजन फिट करवा दिया, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो ओल्ड वाला इंजन है, इस पर राइट किसका होना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी का या आपका? आप बहुत होशियार हो, आपने क्या सोचा, इंजन न्यू मिल जाएगा और ये वाला ओल्ड वाला स्क्रैप में सेल करके हम डबल बेनिफिट ले लेंगे। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब्रोगेशन का राइट कहता है जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस भी चीज के लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट कवर कर लिया या वो दोबारा से रिप्लेसमेंट ले लिया, तो जो आपकी डिफॉल्टर वाली प्रॉपर्टी थी, उसकी ओनरशिप का राइट अपने आप पास हो जाएगा किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, दैट मीन्स इंश्योरर के पास। The right of ownership will passes from insured to insurance after compensating the amount. इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेट कर दिया जो आपको चाहिए था, तो जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस एसेट के लिए, जिस स्टॉक के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, जिसके बदले आपको कंपनसेशन मिल गई, अब वो उस पे आपका कोई राइट नहीं है, इस पे राइट किसका है, इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन ये वाला प्रिंसिपल भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, LIC पर नहीं। ऑल्दो इसका कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि LIC में अगर ऐसा कुछ आता है तो LIC पे वो एप्लीकेबल नहीं है। एक और एग्जांपल, आपने कार का इंश्योरेंस करवाया और कार आपकी चोरी हो गई। सपोज if car has stolen and the insurance company has paid the amount of insurance of rupees 6 lakh. Now after 3 months you are going somewhere and you came to know that you saw a car and you say, oh, this is my car, and you became very happy. Yes, ये कार भी मेरी हो गई, 6 लाख तो मुझे मिल ही गया है. Then there is no need to be happy. Now this car is not related to you because you have paid. आपको पे हो चुका है. The insurance company has compensated for this car. Then the right of this car will be passes to insurer, that is insurance company. अब ये कार आपकी नहीं है, you cannot say this is my car. This car is related to insurance company और आपका कोई right नहीं रहेगा. It must be clear to all कि ये principles किस तरीके से applicable होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रिंसिपल आपने मतलब कुछ इंश्योरेंस लिया और आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करके आप चलते जा रहे हो. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि केस स्टडी आती है. केस स्टडी से रिलेटेड कैसी आती है कि कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है. हमने पढ़ा था कौन कौन सा. वी हैव डन एटमोस्ट गुड फेथ. ये तो इजी था कि इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को एक दूसरे को सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं. इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिसका भी आपने इंश्योरेंस लिया है, दैट सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी रिलेटेड टू यू. ownership is not necessary but that must be related to you. And then we have learned about the indemnity, that is a loss. The maximum loss will be covered to the extent of the policy amount, but if the loss is less than the policy, then only the loss amount will be paid by insurance company, and this is not applicable to LIC. And the next we have done doctrine of causa proxima. If a loss has more than two causes, the most dominant cause will be taken into the consideration. Remote cause will not be taken into the consideration. That means if there is a two cause of any loss, then the main cause will be taken into the consideration, and according to that cause, insurance company will pay. And next one was the contribution. If you have taken more than one policy for the same subject matter, then it will be known as double insurance. But the loss
will be compensated by all the companies together in their policy ratio. You cannot assume कि मेरे को पूरा मैंने 5 लाख रुपीस की एक कार है और 2 इंश्योरेंस कंपनी से 5-5 लाख रुपए मैं ले लूंगा और 10 लाख मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. And then the principle of subrogation. Subrogation means after compensating the loss, the right of property for which you have taken the compensation will be passes toward the insurance. Then you will not have any right on that property